तो आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। देखो, बीट्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, ऐसे हमने जब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स स्टार्ट किया था उसी समय बीट्स के बारे में बताया था। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में ये कंडीशन बताया था कि दो वेव ट्रेन सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करता हो और सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम टाइम पीरियड। सुपरपोजिशन होता था तो इंटरफेरेंस, डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन। बीट्स के केस में दो वेव ट्रेन दोनों का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा, डायरेक्शन सेम होगा। ठीक, तो जैसे मान लो कि पहला कोई वेव ट्रेन इस फॉर्म में है, इसका फ्रीक्वेंसी न्यू 1, दूसरा वेव ट्रेन इसका फ्रीक्वेंसी न्यू 2। फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कैसे है, प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखा है। ये हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट करता है इतने टाइम में और ये हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है इस टाइम में। दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है। जब एक्स एक्सिस पर देखते हो तो टाइम डिफरेंट है तो फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंस हो। मान लो इसका फ्रीक्वेंसी न्यू 1, इसका फ्रीक्वेंसी न्यू 2, दोनों सुपर इम्पोज कर गया तो फाइनली बीट्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तो फाइनली ऐसा पैटर्न मिल। तो इस तरह से जहां पर एक लाउड साउंड सुनाई दे रहा है या एक लो साउंड, तो अल्टरनेट लाउड और लो साउंड आपको मिल रहा है और इसी को हम लोग बीट्स कहते हैं। तो बीट्स का डेफिनेशन भी यही कहता है कि टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। सपोज इसका फ्रीक्वेंसी न्यू 1, इसका फ्रीक्वेंसी न्यू 2, और ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी होगा और इस कंडीशन में ऑल्टरनेट लाउड और लो साउंड्स मिलेंगे। और टाइम जो आपका लो या लाउड साउंड टू नेक्स्ट लाउड साउंड होगा उसको बीट पीरियड कहेंगे, या लो साउंड टू लो साउंड या लाउड टू लो उसको बीट पीरियड कहेंगे। और टाइम पीरियड मतलब बीट पीरियड का रेसिप्रोकल बीट फ्रीक्वेंसी कहलाए। तो हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो इन ब्रीफ यही है कि यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी सपोज हम लोग न्यू 1 लिखेंगे, इसके फ्रीक्वेंसी को न्यू 2 लिखेंगे और हम लोगों को डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी आएगा, इधर न्यू 1 माइनस न्यू 2 और न्यू 2 माइनस न्यू 1, और यही बीट फ्रीक्वेंसी कहला। और जो हम टाइम पीरियड निकालेंगे, टाइम का डिफरेंस निकालेंगे, वो बीट पीरियड कहलाए। यहां तक आ गया समझ में? अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस क्या होगा, तो यहां पर हम लोग एम्पलीट्यूड सेम देंगे। ठीक, तो जब भी हम लोगों का मैथमेटिकल क्वेश्चन होगा, एनालिटिकल ट्रीटमेंट होगा, तो एम्पलीट्यूड ए रख दिया और इसका फ्रीक्वेंसी हम लोग ओमेगा 1t ले लेंगे। अब ओमेगा को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके, 2 पाई * इस फॉर्म में लिखेंगे। तो y1 हमारा हो जाएगा ए साइन ओमेगा 1 की जगह पर 2 पाई ν1 * t। इस वेव का ये इक्वेशन हो गया। और दूसरा वेव ट्रेन जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू 2 है, y2 = a साइन 2 पाई ν2 * t। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग अब ये दोनों वेव ओवरलैप कर गए तो फाइनली हम लोगों को रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा y1 + y। आया समझ में क्लियरली 100%? अब इसका हम लोग एनालिटिकल सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक, तो ये ऑलरेडी हम पीडीएफ में भेज चुके हैं, सबके पास है। अब एनालिटिकल सॉल्यूशन में आते हैं, या मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, एनालिटिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये इक्वेशन लिख लेंगे y1 और y2। ये बाय मिस्टेक गलत यहाँ पर लिखा गया है, फिर इसको हम हटा ही देते हैं, हम लोग अपने अकॉर्डिंग करते हैं। तो y1 = कॉपी निकाल करके हमारे साथ कैलकुलेशन करेंगे, 2 पाई ν1 * t,
और y2 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई न्यू 2 इंटू टी। अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस में हमने बता रखा है, इनका सम करेंगे। तो फाइनली ये हमारे पास a साइन 2 पाई न्यू 1 टी प्लस a साइन 2 पाई न्यू 2 इंटू टी आ गया। अब यहां पर a कॉमन ले लेंगे, तो ये साइन 2 पाई न्यू 1 इंटू टी प्लस साइन 2 पाई न्यू 2 इंटू टी। अब मैथमेटिक्स का ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रिगोनोमेट्री में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जो कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 हो जाए। ठीक है यहां तक। अब इस फॉर्मूले को हम लोग यूज कर ले, तो ये 2 साइन सी प्लस डी साइन 2 पाई न्यू 1 प्लस 2 पाई न्यू 2 और टी हम बाहर ले लें, डिवाइडेड बाई 2 आ गया। दूसरा नेक्स्ट टर्म जो आ जाएगा 2 पाई न्यू 1 माइनस 2 पाई न्यू 2 इंटू टी बाई 2 आ गया। अब ये फाइनली हमारे पास 2a साइन 2 पाई कॉमन ले लें, बिग ब्रैकेट यूज कर लें, न्यू 1 प्लस न्यू 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस, ये 2 पाई कॉमन ले लें, न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है यहां तक। अब यहां पर हम लोग एक कैलकुलेशन के लिए न्यू 1 प्लस न्यू 2 बाई 2 को न्यू एवरेज कर दें, और डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ही हम लोगों को बीट्स देगा, इसलिए इसको हम लोग मॉडुलेटेड फ्रीक्वेंसी नाम दे दें। तो यहां पर y इज इक्वल टू 2a, और ये साइन गौर से देखिएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा 2 पाई न्यू एवरेज इनटू टी, और दूसरा टर्म cos 2 पाई न्यू मॉडुलेटेड इनटू टी, इस फॉर्म में आ। अब जो मॉडुलेटेड फ्रीक्वेंसी है उसको हम एम्पलीट्यूड के साथ रखेंगे, cos 2 पाई न्यू मॉडुलेटेड इनटू टी, और साइन को अलग से रख दे 2 पाई न्यू एवरेज इनटू टी। इस पूरे क्वांटिटी को हम r से रिप्रेजेंट कर दे, तो ये r साइन 2 पाई न्यू एवरेज इनटू टी के फॉर्म में आ। इसका मतलब ये हमारा टोटल क्वांटिटी में जो 2a cos 2 पाई न्यू मॉडुलेटेड इनटू टी है, ये हमारा एम्पलीट्यूड हो गया। और इंटेंसिटी जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, इंटेंसिटी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम होना होगा, इंटेंसिटी को मिनिमम होने के लिए एम्पलीट्यूड को मिनिमम होना। इसलिए हम लोग एम्पलीट्यूड को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करेंगे। यहां तक आ गया समझ में? वेव में एनालिटिकल ट्रीटमेंट या मैथमेटिकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट। और जब भी हम लोग सुपरपोजिशन कर रहे हैं, अधिकतर मैथमेटिक्स का जो पार्ट है और जो हम लोग स्टेप ले रहे हैं सिमिलर है, चाहे स्टेशनरी वेव के फॉर्मेशन में आ जाए, इंटरफेरेंस में आ जाए, सब जगह ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सप्रेशन आता है। मतलब मैथमेटिकल एनालिसिस इसका बहुत टफ नहीं है। यहां तक हो गया। अब एक बार हम लोग थोड़ा रिजल्ट पर आ जाए। वो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये 2 पाई न्यू 2 इंटू टी आएगा और फिर ये मॉडलेटेड फॉर्म यही आया 2 पाई, ये रिपीट हो गया, देख लीजिए। अब इसके बाद ये हमने आर लिखा, इसको हमने न्यू एवरेज टी लिखा और आर का वैल्यू ये। इंटेंसिटी हमने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, इसका मतलब ये हमारा क्वांटिटी एम्पलीट्यूड होगा। इंटेंसिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए एम्पलीट्यूड हमारा मैक्सिमम। तो यहां ऑलरेडी यहां तक हम लोग आ चुके हैं, देख लीजिए अपने कॉपी में एक्सप्रेशन। ठीक, अब कंडीशन हमारा क्या होगा? अभी जस्ट हम लोगों ने कहा कि कंडीशन हम लोग मैक्सिमा का लाएंगे। तो मैक्सिमा के लिए एम्पलीट्यूड हमारा मैक्सिमम होना, इसका मतलब ये कॉस वाला पार्ट हमारा मैक्सिमम हो। तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1। अब इधर से हम इस लेफ्ट साइड वाले पार्ट या इधर जो हमने लिख रखा है, अब ये जो एंगल का पार्ट है ये 2 पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 बाई 2 इंटू टी। ये क्वांटिटी जब आप लिखेंगे तो इसका मतलब है कि कॉस के फॉर्म में यदि आप लिखते हैं तो ये बिग ब्रैकेट हम लगा रहे हैं, इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा। फिर सिंपल है, स्क्वायर टर्म है और स्क्वायर को एलिमिनेट करोगे तो इधर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1, दोनों फॉर्म में। तो प्लस माइनस 1 कॉस का कौन सा वैल्यू? +1 0 डिग्री, -1 180 डिग्री। इसका मतलब ये कॉस n पाई के फॉर्म में आ जाएगा। n का वैल्यू 0 डालो, कॉस 0 आ गया 1। n का वैल्यू 1 डालो, कॉस पाई -1। इसका मतलब यहां पर n का वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब दोनों तरफ से कॉस को एलिमिनेट करो। बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, बार बार हम कह रहे हैं सिंपल मैथमेटिक्स। न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। 2 और 2 कैंसिल हो गए, पाई पाई कैंसिल हो गए। हमने क्या कहा था? बीट पीरियड निकालेंगे और फिर उससे हम बीट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इसलिए हम लोग टी को अलग कर दे और इसको बीट पीरियड के नाम से। अब यहां पर टी का वैल्यू क्या आ गया? n बाई न्यू 1 माइनस न्यू 2। ठीक, और इसको हम लोग मॉडुलस में रखते हैं। अब यहां पर n का वैल्यू 0 डालो तो फर्स्ट बीट पीरियड मिला 0 पे। n का वैल्यू 1 डालो
1/mod न्यू 1 माइनस न्यू 2। इसी तरह से 2 डालो तो 2/mod न्यू 1 माइनस न्यू 2। p वैल्यू डालो mod न्यू 1 माइनस न्यू 2 एंड सो ऑन। ठीक, अब इन दोनों का यदि हम डिफरेंस निकालते हैं तो क्या आता है? यही बीट पीरियड का था। अब इसको टी सिंपल रीयूज करो, बाद में बीट पीरियड कर देंगे। इसको टी यूज करो और ये बीट पीरियड का मतलब हो गया T2 माइनस T1। तो ये डिफरेंस क्या आएगा? 1/न्यू 1 माइनस न्यू 2। T3 माइनस T2 भी करोगे तो भी सेम रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है यहां तक? तो मैक्सिमा के केस में बीट पीरियड ये आया। अब मिनिमा के केस में भी हम लोग चेक करेंगे कि क्या वही आता है। तो लाउड के लिए मान लो ये निकाल दिया, तो लो साउंड के लिए भी निकाल लेंगे, लाउड और लो के बीच का भी डिफरेंस निकाल लेंगे। इरेज करें तो रिजल्ट को हम लोग वेरीफाई कर लें। यही हमारा टी का वैल्यू आया और फिर ये डिफरेंस आया। ठीक, मैक्सिमा के लिए ही हम लोगों ने निकाला। अब आ जाए हम लोग नेक्स्ट कंडीशन फॉर मिनिमा। तो मिनिमा के लिए क्या आ गया? कॉस का 0 वैल्यू। ठीक, तो रिजल्टेंट विल बी मिनिमम व्हेन कॉस का वैल्यू 0 डाल दे। तो कॉस का कौन कौन सा वैल्यू 0? 90, 270। ठीक, चलिए तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें। तो ये आ जाएगा कॉस का 2 पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2/2 इंटू टी। और कॉस 0 हमारा 90 पर भी हो रहा है और 270 पर भी हो, तो 2n+1 π/2। ठीक, अब आप कहेंगे सर 2n-1 π/2 पर भी आप निकाल सकते थे। तो उस कंडीशन में n का वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करेंगे और यहां पर ये 0 से स्टार्ट कर। अब n का वैल्यू 0 डालो, क्या आ गया? यदि -1 करोगे तो 1 से स्टार्ट करोगे, तो 0 वैल्यू डालो, 90 आ गया। ठीक, माइनस प्लस दोनों आप यूज कर सकते हैं। तो अब यहां से कॉस को एलिमिनेट कर दे, /2 इंटू टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? या माइनस भी कर सकते हैं, यदि आपकी इच्छा है तो माइनस भी करके देख लीजिए। तो यहां पर n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है। तो 2n-1 π/2, पाई और पाई कैंसिल हो गए, 2 कैंसिल हो गए। टी का वैल्यू कितना आ गया? 2n-1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ मॉड में रखेंगे न्यू 1 माइनस न्यू 2। अब n का वैल्यू 1 डाल दो, क्या आ गया? T1। बताओ जल्दी से। 1/2 न्यू 1 माइनस न्यू 2। 2 डालो, क्या आ जाएगा? 3/2 न्यू 1 माइनस न्यू 2। इसी तरह से 3 डालेंगे तो 5/2 न्यू 1 माइनस न्यू 2 एंड सो ऑन। हो गया। अब यहां पर बीट पीरियड बताओ क्या आ जाएगा?
इसमें से इसको सबट्रैक्ट करो, क्या आएगा बोलो? ये 3/2 ν1 माइनस ν2 -1/2 मॉड ν1 माइनस ν। बोलो क्या आ गया रिजल्ट? 3/2 -1/2 1। सेम रिजल्ट आया लो साउंड के लिए भी। तो दोनों का बीट पीरियड सेम, और रेसिप्रोकल बीट पीरियड क्या दे देगा? बीट फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब बीट फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा? मॉड ν1 माइनस ν2। आ गया रौनक जी समझ में? आजकल बहुत मेहनत करते हैं रौनक जी। क्लास खत्म हो जाता है, मोबाइल पर बाहर बालकनी में रह के बातचीत करते रहते लंबी लंबी। कल भी आप बातचीत कर रहे थे, हम लौट रहे थे 10 बजे। तो एक्चुअली पीएम पीएम सबका फोन वगैरह आता रहता है इनके पास। हाँ, तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक, अब इस रिजल्ट को हम लोग इस फॉर्म में लिख रहे हैं। बीट पीरियड आ गया या बीट टाइम और बीट फ्रीक्वेंसी मॉड ν1 माइनस ν। अब इसको हम लोग यूज कहां करते हैं? यूज करते हैं यहां पे, ये एक डिवाइस है जिसको ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं। इसमें एक ए ट्यूनिंग फॉर्क है जो नॉन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क ये अननोन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों को एक साथ हमने साउंड प्रोड्यूस किया। इसने x बीट पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी जनरेट की। जब भी हम लोग लिखेंगे बीट फ्रीक्वेंसी तो बीपीएस के फॉर्म में बीट्स पर सेकेंड। ठीक, अब यहां पर एक नोन है एक अननोन है। तो नोन को न्यू ए लिखे या एन ए, हम लोग न्यू एन ही सिंबल यूज करेंगे, न्यू ए। और दूसरा अननोन को भी हम लोग न्यू बी से रिप्रेजेंट करें। अब इन दोनों को हम लोगों ने एक साथ साउंड प्रोड्यूस किया और इसने x बीट्स पर सेकेंड हमको साउंड दिया। अब इसमें से ये हमारा नोन है और ये अननोन है। तो अननोन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है। ठीक, अब यहां पर दो कंडीशन आ जाएंगे। दोनों का डिफरेंस न्यू ए माइनस न्यू बी, क्योंकि ν1 माइनस ν2 है तो न्यू ए माइनस न्यू बी जितना बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस किया वो लिख देंगे। या हो सकता है कि हमारा न्यू बी लार्जर हो, इसलिए मॉडुलस का मतलब हो गया प्लस माइनस ν1 माइनस ν2। तो यहां पर एक न्यू ए माइनस न्यू बी दे सकता है, एक न्यू ए मतलब माइनस न्यू ए, तो इसका मतलब न्यू बी माइनस न्यू ए इज इक्वल टू एक्स। तो दो कंडीशंस आ सकती। अब ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, इस ट्यूनिंग फॉर्क का काम क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। ट्यूनिंग फॉर्क जो हमने आपको अभी शेप दिखाया, ये यू शेप है और इसके साथ यहां पर एक रॉड लगा हुआ है। इसको हम लोग स्टेम कहते हैं, STE। इसको हम लोग प्रॉन्स कहते हैं, PRONG। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस करता है। और ये ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करता है। ठीक, इसी के बारे में हम लोग थोड़ा यहां जानते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क मेटेलिक डिवाइस, सिंगल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस। ठीक,
एक एक पार्ट को हम लोग समझते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क ट्रांसफर लिखा है, ट्रांसवर्सली वाइब्रेटिंग रॉड ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन पेंट इनटू द शेप ऑफ यू एज सोन, फिगर में हमने दिखाया। प्रॉन्स हमने क्या कहा, ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस, और स्टेम लॉन्गिट्यूडनल, दोनों वाइब्रेट करता है सेम फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं कि यू वाला पार्ट अलग फ्रीक्वेंसी और रॉड वाला पार्ट अलग फ्रीक्वेंसी, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम। ठीक, फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच का 0। ठीक, मतलब दोनों प्रॉन्स की बात कर रहे हैं। अब फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क का डिक्रीज करता है जो हमारा यू शेप वाला पार्ट है जिसको प्रॉन्स कहते हैं। यदि हम उसके ऊपर लोड कर दे, उसके ऊपर वैक्स लगा दे, मोम लगा दे, तो फ्रीक्वेंसी उसका डिक्रीज कर जाता। एक और भी करते कि उसके एंड को खुरच देते, फाइल करना, जैसे फीमेल यूज करती है नाखून वगैरह, तो एक रेती टाइप का आता है, उसको फाइलर कहते हैं, है ना। मार्केट में खरीदने जाते, फाइलर दे दो, तो उसका मतलब क्या होता, खुरचना, फाइल। तो यदि खुरच दोगे तो उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, लोड करोगे वैक्स के साथ तो डिक्रीज कर जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इंक्रीजेस व्हेन प्रोंग्स आर फाइल्ड नियर द एंड। और लास्टली फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क का डिक्रीज कर जाएगा यदि आप उसके टेम्परेचर को बढ़ा दो। तो ये सारी चीजें हमको दिमाग में रखें। अब हमारे पास 4 कंडीशन आएगा जब हमको अननोन फ्रीक्वेंसी जो न्यू बी हम लोगों को फाइंड करना है। तो 4 कंडीशन आ गए, तब 4 अलग अलग बताएंगे। पहला तो आपने फाइल कर दिया, लोड कर दिया, तो उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी एक बार डिक्रीज कर गया लोडिंग से, और फाइलिंग से इंक्रीज कर गया। ठीक, अब जब आपने लोड किया या फाइल किया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा या घटा। तो यदि बढ़ जाएगा तो एक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, घट जाएगा तो भी एक्स का वैल्यू चेंज होगा। तो बढ़ना घटने को हम लोग एक्स डैश मान ले, एक्स प्राइम मान ले। एक्स के ऊपर डैश लगाते उसको फिजिक्स में प्राइम भी कह देते हैं। इसका मतलब जो फाइनल हम लोगों को मिलेगा, इनिशियल जो मिला, जब दोनों को हमने एक साथ ट्यूनिंग फॉर्क को एक साथ वाइब्रेट कराया, तो एक का फ्रीक्वेंसी न्यू ए, दूसरे का फ्रीक्वेंसी न्यू बी, दोनों ने मिलकर के एक्स बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस किया। तो न्यू ए माइनस न्यू बी या न्यू ए प्लस न्यू बी इज इक्वल टू, हम लोगों ने एक्स लिखा। ये लिखा था ना, नहीं समझ में आया? पहला इक्वेशन लिखा था ना, न्यू वन माइनस न्यू टू इज इक्वल टू एक्स। तो न्यू ए माइनस न्यू बी इज इक्वल टू एक्स, और न्यू बी माइनस न्यू ए इज इक्वल टू एक्स। 2 कंडीशन आए थे। तो फाइनली जब वो आपने उसको फाइल करके फिर से एक साथ साउंड प्रोड्यूस किया, तो अब जो नया फ्रीक्वेंसी आएगा हो सकता बढ़ जाए, तो उसको हम लोग एक्स डैश मान। अब इसके 4 कंडीशन बन, इधर एक्स डैश ग्रेटर देन एक्स डैश लेस देन एक्स, और एक्स डैश इज इक्वल टू 0, और एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स। आगे 4 कंडीशन कि यदि पहले एक्स था 2 बीट्स पर सेकेंड दे रहा था, अब एक्स डैश 3 बीट्स पर सेकेंड देने लगा, बढ़ गया। या अब 1 बीट्स पर सेकेंड दिया तो घट गया। अब कुछ नहीं हुआ, 0। पहले 2 बीट्स पर सेकेंड, अब फिर दोबारा भी 2 बीट्स पर सेकेंड, इक्वल हो गया। अब 4 कंडीशन आ गए। अब इस 4 कंडीशन पे हम लोग एक एक कंडीशन को डिस्कशन कर लेते। यदि हमारा फाइनल बीट्स पर सेकेंड इंक्रीज कर जाता है, इसका मतलब जो नया फ्रीक्वेंसी बी का होगा वो ए से ज्यादा। ठीक, इस कंडीशन में हम लोग न्यू बी को क्या लिख रहे थे, न्यू बी इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा, ये क्या था हमारा, न्यू ए माइनस न्यू बी इज इक्वल टू एक्स, मतलब अननोन न्यू बी इज इक्वल टू न्यू ए माइनस एक्स। ये यूज कर लेंगे फॉर्मूला, इसलिए हमने टेबल बना दिया। देखिए बहुत इजी कर रहे हैं।
दूसरा है कि यदि हमारा पहले 2 बीट्स था, अब 1 बीट्स पर सेकेंड आ गया, घट गया, तब उस कंडीशन में न्यू बी इज इक्वल टू न्यू ए प्लस एक्स डाल देंगे। अब यदि दोनों इक्वल हो गया तो हम लोग उस कंडीशन में न्यू बी इज इक्वल टू न्यू ए प्लस एक्स ही यूज। फोर्थ कंडीशन में 0 आ जाए तो न्यू बी इज इक्वल टू न्यू ए प्लस। ये कंडीशन हमने बना दिया। अब इसको हम जब अप्लाई करते हैं तो इसका एक टेबल बना दिया। थोड़ा मेहनत किया है, देखते हैं कितनी मेहनत है। यदि आप लोड करते हैं तो लोड किसको कर रहे हैं? बी को कर रहे हैं, ठीक। इसका फ्रीक्वेंसी घटेगा तो कहता है कि यदि एक्स बढ़ जाएगा तो ये यूज करेंगे, ठीक। फाइनल बढ़ गया तो ये, और घट गया तो ये, रिमेन सेम तो ये, और 0 हो गया तो ये। और यदि आप बी की जगह पर ए को यदि लोड कर देते हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? इसका डिक्रीज कर जाएगा, तब न्यू बी का वैल्यू, ठीक। ये किसके केस में आ गया? एक बी को जब लोड किया और दूसरा ए को लोड किया, ठीक। अब लोड करने के बाद अब नेक्स्ट टर्म हमने क्या कहा था? फाइलिंग। तो फाइलिंग में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा बाई फाइलिंग, तो बी को यदि फाइल करते तो फ्रीक्वेंसी इसका इंक्रीज करेगा। तो 4 कंडीशन आ जाएंगे, तो चारों कंडीशन का वैल्यू लिख। फिर यदि हम ए को फाइल करेंगे तो ए का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो फिर न्यू बी का वैल्यू ये आ गया समझ में। तो ये टेबल को देख के हम लोग मैथमेटिकली यूज करेंगे प्रॉब्लम में, और यदि ये टेबल को हम लोग अप्लाई करते हैं तो प्रॉब्लम के साथ ये हमको मेमोरी में भी आ जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ बिट्स का ये पूरा कंप्लीट क्लास था, ये कंप्लीट हो गया, ठीक। अब सिर्फ बच गया डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट कल की क्लास में हो जाएगा, ठीक। उसमें प्रॉब्लम आता है एक, उसमें साथ के साथ कुछ प्रॉब्लम भी बता देंगे।